नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास। बाल विकास में अपनों ने शुरू किया था व्यक्तित्व टॉपिक, और व्यक्तित्व में कल की क्लास में अपनों ने शुरू किया था व्यक्तित्व के प्रकार। तो चलिए बढ़ाते हैं क्लास को आगे और देखते हैं कि व्यक्तित्व के और कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने प्रकार बताए हैं। तो व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ रहे थे और व्यक्तित्व के प्रकार अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। व्यक्तित्व के प्रकारों में कल अपनों ने शुरू किया था। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको स्प्रेंगर के टाइप्स बताए थे। स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक में व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। और किस दृष्टिकोण के आधार पर बताए हैं? तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर बताए हैं। वो चीज अपन देख चुके हैं। उसके बाद अपनों ने शारीरिक रचना के आधार पर 2 विद्वानों के प्रकार देखे, एक तो शेल्डन के और एक क्रैचमर या क्रैसमर के। इन दोनों विद्वानों के अपनों ने व्यक्तित्व के प्रकार देखे। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले प्रकार की या अगले विभाजन की। तो मैंने आपको कहा था कि भाई मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भी व्यक्तित्व का विभाजन किया गया है। मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। तो इस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया किसने है? तो कल की क्लास में मैंने थोड़ा सा जिक्र इसका किया था, कार्ल युंग। अब कार्ल युंग का नाम कार्ल जुंग भी आता है। कार्ल जुंग, ये मत समझना कि कार्ल जुंग और कार्ल युंग 2 विद्वान है, एक ही विद्वान है। कहीं पर कार्ल जुंग लिखा हुआ होता है और कहीं पर कार्ल युंग लिखा हुआ होता है। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी, और पुस्तक कौन सी थी? कल की क्लास में मैंने बताया भी था, साइकोलॉजिकल टाइप्स। साइकोलॉजिकल टाइप्स जो पुस्तक है उसमें इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। मैंने आपको बताया कि भाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण माना जाता है वो कार्ल युंग का वर्गीकरण ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हम शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए मनोविज्ञान को लेकर आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी अपन जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसको लेकर आए हैं। तो ये चीज भी किसने दी है? मनोविज्ञान ने दी है। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर विभाजन करने के कारण कार्ल युंग का वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ अपन एक चीज और भी देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्ल युंग का वर्गीकरण लगभग सारी की सारी पुस्तकें 3 भागों में करती है। कि कार्ल युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, जबकि कार्ल युंग ने मूलतः व्यक्तित्व के 2 ही प्रकार बताए थे। परंतु बाद में जो इनके शिष्य थे उन्होंने इन्हीं 2 में एक और जोड़ दिया था, एक और जोड़ दिया, और कुल कितने प्रकार बन गए थे? 3 प्रकार बन गए थे। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं व्यक्तित्व के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन तीनों प्रकार, पहले मैं नाम लिख देती हूं। एक तो कौन सा हुआ? अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व ये था। और उसके बाद दूसरा कौन सा था? बहिर्मुखी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और उसके बाद जो तीसरा प्रकार था वो कौन सा था? उभयमुखी। ये बाद में जोड़ा गया था, उभयमुखी व्यक्तित्व ये बाद में जोड़ा गया था, जबकि ये 2 पहले के थे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन एक एक को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से कि भाई कार्ल युंग के अनुसार इनकी विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो इनकी विशेषताओं में यदि अपन सबसे पहले अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं देखें तो देखते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। तो सबसे पहला अंतर्मुखी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। यदि अपन इस व्यक्तित्व की बात करें तो जाहिर सी बात है ये जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अंतर और मुखी।
यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि ये दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक अंतर होता है और एक ये हलंत युक्त होता है। हलंत युक्त जो होता है इसका मतलब ये होता है यानी अंदर, अंदर। तो अंतर्मुखी यानी अपने ही मुख की ओर या अपने ही मुख के अंदर रहने वाला, अर्थात अपने आप में ही ज्यादा रहने वाला व्यक्तित्व क्या माना जाएगा? अंतर्मुखी माना जाएगा। अर्थात वह व्यक्ति जो अपने आप के साथ ही ज्यादा रहना पसंद करता हो, जो आत्म केंद्रित हो, जो आत्म चिंतन करता हो, उसे अपन क्या कहते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं कौन कौन सी होगी? कार्ल युंग के अनुसार यदि अपन देखें तो ये व्यक्तित्व जो होता है वो अध्ययनशील होता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर तो जाता नहीं है, ये बाहर जाता नहीं है, दूसरे लोगों के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, तो इसलिए अध्ययनशील, उसकी रुचि किसके प्रति होगी? अध्ययन के प्रति अधिक रुचि होगी। उसे भीड़ भाड़ वाले इलाके पसंद नहीं होंगे, तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वो जाएगा नहीं, तो अंदर ही अंदर रहेगा, अंदर ही अंदर रहेगा। तो वो क्या करेगा? फिर ऐसा ही कोई काम करेगा जो वो अकेला कर सकता हो, तो वो अध्ययन ज्यादा करेगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि यह आत्मचिंतन अधिक करता है। तो आत्मचिंतन यानी विचार विमर्श, वो भी किसके साथ? स्वयं के साथ। स्वयं के साथ वो विचार विमर्श ज्यादा करता है, स्वयं के साथ ही वो बातें ज्यादा करता है। और उसका संपूर्ण व्यक्तित्व किस पर केंद्रित होता है? आत्म केंद्रित ही उसका व्यक्तित्व होता है। वह ज्यादा किसी और के बारे में नहीं सोचता, वह स्वयं के विषय में ही ज्यादा सोचता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तो जो समाज के संपर्क में ज्यादा नहीं होते, तो समाज का उन्हें पता भी नहीं होता कि भी समाज में किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, किस किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, भावुक जो लोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से समाज में लोग विश्वासघाती भी होते हैं। तो इसलिए ये जो है वो उन सब से अलग होता है, उन सब से अलग होता है। तो इसलिए इसको समाज में, सीधी सी कहें तो इसने समाज में ठोकर नहीं खाई, क्योंकि ठोकर जब व्यक्ति खाता है, जब समाज के लोगों पर विश्वास करता है, तो इसको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ठोकर नहीं खाता तो फिर वह क्या करता है? वह कठोर नहीं होता कभी भी। तो ये लोग हैं वो सरल स्वभाव वाले होते हैं, सरल स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि इनके स्वभाव में कठोरता आती नहीं है। कठोर व्यक्ति तब बनता है जब या तो दूसरे का प्रभाव पड़े, तो दूसरे का प्रभाव तो इन पर रहता ही नहीं है, ये तो स्वयं केंद्रित होते हैं। दूसरी बात, ये दूसरे लोगों से व्यवहार नहीं रखते, तब भी ये कठोरे नहीं होते। हाँ, एक बात है, ये लोग स्वार्थी होते हैं। समाज की नजरों में इस प्रकार के व्यक्तित्व को जो कहा जाएगा वो स्वार्थी व्यक्तित्व कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जो अपने बारे में सोचता हो, सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता हो, उससे समाज स्वार्थी कहता है। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते हैं, अपने आप के बारे में सोचते हैं। ये लोग ज्यादा बातूनी नहीं होते, इनको अपन मितभाषी कह सकते हैं। मितभाषी यानी ये बहुत ही कम बोलते हैं, ये दूसरों के साथ व्यवहार ही नहीं रखते, तो इसलिए ये ज्यादा बोलने की तो कोई मतलब ही नहीं रहता। ये समाज से दूर रहते हैं, ठीक है। तो समाज से ये दूर रहते हैं। समाज में जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होगी, जहां पर यूं लगेगा कि हाँ ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना, उनके साथ बातें करना, इस प्रकार का व्यवहार होगा, वहां पर ये लोग जाएंगे नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्तित्व है वो समाज से क्या होंगे? दूर होंगे। इसके साथ साथ ये मनोविनोद से भी दूर होते हैं। मनोविनोद का मतलब होता है कि अक्सर, हालांकि ये मनोविनोद से इतने ज्यादा दूर नहीं होते, परंतु इनको जो आनंद आता है वो अध्ययन में, अपने आप के साथ रहने में ही आता है। जो बाहरी मनोविनोद है, जैसे लोग इकट्ठे होते हैं, पार्टियां करते हैं, पिकनिक करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, लोग इकट्ठे होकर गेम्स खेलते हैं, तो उस प्रकार का व्यवहार ये नहीं अपनाते। तो ये मनोविनोद से अक्सर क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। और कौन से मनोविनोद से? बाहरी मनोविनोद से ये दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहरी लोगों के ज्यादा संपर्क में ही नहीं आते। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें
मैंने आपको कहा कि भाई ये आत्मचिंतन अधिक करते हैं, स्वयं के साथ अधिक केंद्रित रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये लोग हैं वो एकांतवासी होते हैं। एकांतवासी ये अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें एकांतवासी कह सकते हैं। और चूंकि ये अकेले रहना पसंद करते हैं, तो ये समाज के लोगों के साथ घुलते मिलते ही नहीं है, समाज के लोगों के साथ ही नहीं रहते, तो इसलिए ये अक्सर शर्मीले भी होते हैं, शर्मीले व्यक्तित्व भी होते हैं। इनके दोस्त ज्यादा नहीं होते, तो इसलिए दोस्तों का भी इनके जीवन में अभाव होता है, दोस्तों का भी अभाव होता है। देखिए, हर एक चीज, हर एक पहलू के बारे में अपनों ने बात की। क्यों बात की? क्योंकि प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है, निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं है। तो आपको ध्यान में रखनी है कि ये सारी की सारी विशेषताएं किस व्यक्तित्व की है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व की है। ये लोग अध्ययनशील होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, सरल स्वभाव वाले, स्वार्थी होते हैं, मितभाषी, कम बोलने वाले, दोस्तों का इनके अभाव होता है। दोस्तों का अभाव क्यों होता है? क्योंकि समाज से दूर रहते हैं, कटे रहते हैं और मनोविनोद से दूर रहते हैं और एकांतवासी और शर्मीले होते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद 2-4 बातें इनकी और बच जाती है, वो चीज भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन और चीजें कौन कौन सी इसमें देख सकते हैं वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये जो लोग हैं इनकी विशेषताएं ये होती है, और इन विशेषताओं के तहत ये अपने आप के साथ ज्यादा रहते हैं, ज्यादा चिंतन मनन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका मानसिक विकास अधिक होता है, क्योंकि ज्यादा चिंतन मनन करने की क्षमता के कारण इनका मानसिक एवं बौद्धिक विकास सर्वाधिक माना जा सकता है। तो अपन लिख सकते हैं कि इन या इस लिखें, इस प्रकार के व्यक्तित्व का, इस प्रकार के लोगों का मानसिक विकास अधिक होता है। मानसिक विकास इनका अधिक होता है। साथ साथ अपन बात करें कि भाई इन लोगों की रुचि किसमें है, तो मैंने आपको बताया कि अध्ययन में रुचि होती है। तो अध्ययन में भी ये गहन, इनका मानसिक विकास अच्छा होता है, तो ये गहन विचार विमर्श करने की क्षमता अधिक रखते हैं। तो इसलिए इनकी गूढ़ विषयों में, जिसमें अपन कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक जो सोचने समझने की क्षमता वाले विषय होते हैं, आध्यात्मिक व साहित्यिक विषयों में इनकी रुचि अधिक होती है। तो साहित्यिक विषयों में इन्हें अधिक रुचि होती है। तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि गूढ़ जो चिंतन के कारण इनमें जो आध्यात्मिकता अधिक होती है और आध्यात्मिकता होती है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो व्यक्ति समाज में ऐसे माने जाते हैं कि जिनमें विचार करने की क्षमता अधिक हो, तो विचार क्षमता व दिव्य दृष्टि प्रधान व्यक्तित्व किसमें आते हैं? इसी में आते हैं। विचार प्रधान, विचार क्षमता अधिक होगी। क्यों? क्योंकि ये अपने चिंतन ज्यादा करेंगे तो विचार करने की क्षमता अधिक होगी। इनके पास दिव्य दृष्टि का मतलब है कि गूढ़ से गूढ़ विषयों को ये आसानी से समझ सकते हैं, ये इनके पास क्षमता होती है। तो यदि अपन बात करें कि भाई इस वर्ग में, इस प्रकार के लोगों में जिनका मानसिक विकास अधिक होता है, जिन्हें आध्यात्मिक व साहित्यिक विषयों में रुचि होती है, वो लोग हो कौन से सकते हैं? तो यदि अपन बात करें तो देखिए, जो कवि या लेखक होते हैं वो इसी वर्ग में आते हैं, कवि या लेखक। इसके साथ साथ दार्शनिक वर्ग इसी में आता है, और इसी के साथ साथ वैज्ञानिक लोग जो है वो भी इसी में ही आते हैं।
तो इस व्यक्तित्व में कौन कौन से लोग आते हैं? तो कवि या लेखक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, ये सभी के सभी व्यक्तित्व इसमें आते हैं। वैज्ञानिक वही व्यक्ति होगा जो समाज के साथ कम समय बिताएगा और स्वयं के साथ यानी अपनी किताबों के साथ ज्यादा समय बिताएगा। दार्शनिक भी उसी प्रकार का व्यक्तित्व होता है, कवि लेखक भी उसी प्रकार का व्यक्तित्व होता है जो अपने ही विचारों में खोया रहता है और फिर विचारों को लिपिबद्ध कर देता है। तो ये रहे अंतर्मुखी व्यक्तित्व कार्ल युंग के अनुसार। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं आगे बहिर्मुखी व्यक्तित्व कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बहिर्मुखी व्यक्तित्व को भी देखेंगे। तो इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व को। इन लोगों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो चलिए देख लेते हैं। तो दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ये इसका दूसरा प्रकार हो सकता है। जाहिर सी बात है कि बहिर्मुखी, बहिर का मतलब हो गया बाहर, यानी जो व्यक्ति बाहर ज्यादा रुचि रखेगा, बाहर के लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद करेगा, बाहर के, या फिर मैं यूं कह सकती हूं सीधे शब्दों में अंतर्मुखी के विपरीत जो व्यक्तित्व होगा वही कौन सा व्यक्तित्व माना जाएगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व माना जाएगा। अंतर्मुखी अपने आप के साथ रहना पसंद करेगा, जबकि ये बाहर के लोगों के साथ ज्यादा पसंद करेगा। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि ये समाज में रहता है और इनमें समाज सेवा की भावना भी अधिक होती है। तो इन्हें अपन समाज सेवी व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। समाज सेवी व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। समाज में सेवा करते हैं और ये चाहते हैं कि भाई समाज का हित हो और समाज के हितों के लिए निरंतर एक्टिव रहते, क्रियाशील रहते हैं। तो मान लीजिए कि कहीं पर ये इस प्रकार का कोई व्यक्तित्व खड़ा है और वहां पर समाज में कोई अन्याय की बात हो रही है, तो वो चुप नहीं रह पाएगा, वो बोलेगा। तो इसलिए इस प्रकार के व्यक्तित्व को अपन क्रांतिकारी व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। क्रांतिकारी व्यक्तित्व भी अपन इसको कह सकते हैं। तो एक चीज ये हो गई कि भाई ये समाज में जैसे ही अपने मन या मस्तिष्क के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है तो उसे ये देखना पसंद नहीं करेंगे, ये देखेंगे नहीं, इनसे सहन नहीं होगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व अपने आप के साथ ज्यादा रहता है तो वो दूसरों के साथ बहस नहीं करता, ये उग्र हो जाएंगे। तो इसलिए इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो व्यक्तित्व होते हैं वो बाहरी लोगों के संपर्क में होते हैं। तो बाहरी लोगों के संपर्क में होते हैं तो इनके उद्देश्य, इनके लक्ष्यों की पूर्ति कभी कभार नहीं भी होती है तो भी ये आशान्वित रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें समाज से बहुत बड़ी आशाएं होती है। तो अपन मान सकते हैं कि ये जो व्यक्तित्व होते हैं वो आशावादी व्यक्तित्व होते हैं, लगभग आशान्वित रहते हैं। वैसे अपन भारतीय लोगों के लिए कहा भी जाता है कि आशावादी होते हैं भारतीय, तो उसी प्रकार से अपन आशावादी व्यक्तित्व रहेंगे। साथ साथ ये जो लोग होते हैं ना, हो सकता है ये इतना गूढ़ अध्ययन नहीं कर पाए और गूढ़ विषयों को नहीं समझ पाए, लेकिन व्यवहार से संबंधित कुछ तो जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व इतने जो व्यवहार कुशल होते हैं कि वो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं। साथ साथ दूसरों के व्यवहारों को समझने की क्षमता भी ये रखते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, उसके साथ आपने बात की तो वहां पर वह आपके साथ बात करते ही आपके व्यवहार को पहचान लेगा कि ये इस प्रकार का व्यक्तित्व है, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को जाना समझा हुआ होता है। तो देखते हैं इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? व्यवहार कुशल होते हैं, यानी सब लोगों के साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। ये व्यवहार बनाए रखने की क्षमता इनमें होती है। साथ साथ इनमें व्यवहार को समझने की, यानी दूसरों के व्यवहार को समझने की क्षमता भी इनमें बहुत अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरों के व्यवहार को समझने की क्षमता
क्षमता और कितनी होती है, अधिक होती है। ये चीज इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि भाई समाज सेवी होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, आशावादी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। इसके साथ साथ इस प्रकार के जो लोग होंगे ना, वो समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के साथ इनका व्यवहार अच्छा रहता है, तो लोग इन्हें पसंद करते हैं। तो इसलिए ये लोकप्रिय व्यक्तित्व होते हैं, लोकप्रिय व्यक्तित्व होते हैं, लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लोग इस प्रकार के व्यक्तित्व, एक जो होता है ना वो बिल्कुल ही चुपचाप बैठा रहे, किसी के साथ बात ही नहीं करे, किसी से कोई मतलब ही नहीं हो, तो उसको कोई पसंद नहीं करता, उसका कोई वेट भी नहीं करता। इन लोगों को अरे आज वो नहीं आया, महफिल ठंडी पड़ी है, तो इसलिए ये लोकप्रिय व्यक्तित्व भी होते हैं। ये अत्यंत सामाजिक होते हैं। अपन सामाजिक नहीं कहेंगे, सामाजिक तो सभी होते हैं, परंतु अपन इनको क्या कहेंगे, अत्यंत सामाजिक कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें सामाजिकता का भाव बहुत अधिक होता है। और ये ऐसे बच्चे या ऐसे लोग होते हैं जहां भी जाते हैं समूह बना लेते हैं। अब काफी बार है वो एक बच्चा जो होता है वो दोस्तों की मंडलियों में अधिक रहता है, तो वो क्या करते हैं, उसको बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। वो जहां भी जाएगा उसी प्रकार से ग्रुप में रहेगा, वहां पर भी उसके दोस्त बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये व्यक्तित्व ऐसा होता है जिसमें अत्यंत सामाजिकता होती है, अर्थात व्यवहार बनाने की क्षमता इतनी अधिक होती है कि वो बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है। और चूंकि अपनों ने दोस्तों की बात कर ही ली है, तो इनके जो दोस्त है वो अधिक होते हैं, दोस्त अधिक होते हैं। जहां पर अपनों ने देखा था कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व में दोस्ती का भाव होता है, इसके दोस्त होते ही नहीं है, जबकि यहाँ पर इसके मित्र या दोस्त बहुत अधिक होते हैं। साथ साथ हम इस व्यक्तित्व के लिए ये कह सकते हैं कि भाई मैंने कहा ना अभी कि ये जहां भी नहीं पहुंच पाते तो वहां पर लोग याद करते हैं कि वो नहीं आया, तो इसलिए सब कुछ सुना सुना लग रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, बोलने में भी अधिक चतुर होते हैं और अधिक बोलते भी हैं। तो अधिक बोलने वाले व्यक्तित्व कौन से कहलाएंगे, कौन से कहलाएंगे, बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाएंगे। ये बहुत अधिक बोलेंगे, तभी तो व्यवहार रखेंगे, तभी तो इनका लोगों के साथ ज्यादा व्यवहार होगा। तो ये कुछ थी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की। अत्यंत सामाजिक होते हैं और समाज में सेवा का भाव भी रखते हैं। कभी कभी जो पसंद नहीं आए उसके प्रति क्रांतिकारी भी हो जाते हैं। सदैव आशावादी रहते हैं कि परिस्थितियां ठीक होगी ही होगी, और व्यवहार बनाने में कुशल है, व्यवहार निभाने में भी कुशल है। दूसरों के व्यवहार को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इसीलिए तो निभा पाते हैं। क्योंकि जो आंख बंद करके विश्वास कर लेगा तो उसका व्यवहार टूटेगा, और टूटते ही फिर वहां पर क्या होगा, उसे चोट लगेगी, वो शायद अंतर्मुखी बन जाए। ये लोकप्रिय व्यक्तित्व होते हैं और इसके साथ साथ इनके दोस्त अधिक होते हैं, अधिक बोलने वाले होते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इनकी कुछ विशेषताएं और है जो अपन देख लेते हैं। तो बहिर्मुखी हो गया। बहिर्मुखी व्यक्तित्व में भी अपन और क्या क्या ले सकते हैं, देखिए। अगर कोई अत्यंत सामाजिक व्यक्तित्व है, जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, वो कभी किसी की सुनेगा नहीं, सुनाएगा ज्यादा। यानी सुनेगा कम, सुनाएगा ज्यादा का मतलब हुआ कि इसमें नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है, नेतृत्व का गुण इसमें पाया जाता है। ये बात अपन कैसे कह सकते हैं, अपन ऐसे कह सकते हैं कि भाई जिसको व्यवहार समझना आ रहा है, व्यवहार बनाना आ रहा है, व्यवहार निभाना आ रहा है, तो वो तो जाहिर सी बात है नेतृत्व करेगा ही कि हाँ भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है। और यदि अपन नेता लोगों की बात करें तो वो नेता लोग इसी में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि नेतृत्व की क्षमता कहाँ, नेतृत्व करता किसका है, बाहरी लोगों का करता है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि भाई इसमें एक गुण होता है, ये आशावादी होते हैं। तो अगर अपन एक बात कहें कि भाई आशा का एक मित्र होता है, प्रिय मित्र, और वो कौन सा होता है, धैर्य। तो जहां पर आशा का गुण होता है वहां पर धैर्य का गुण भी
पाया जाता है, अर्थात ये धैर्यवादी भी होते हैं। अब अगर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये काम जरूर एक दिन होगा, तो इस उम्मीद के लिए धैर्य भी रखना पड़ता है ना। अगर धैर्य क्षमता नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे, वो उल्टा पुल्टा करने की सोचने लगेंगे। ये अध्ययन में, पढ़ाई में ज्यादा यूं नहीं कि प्रतिभाशाली होंगे, भाई 100 में से 99% लेकर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अध्ययन में बिल्कुल सामान्य होंगे, अध्ययन में सामान्य व्यक्तित्व होंगे। ये न बहुत अच्छे होंगे पढ़ाई में तो न बहुत कमजोर होंगे, तो अध्ययन में भी ये सामान्यता का गुण रखते हैं। अपन ऐसे भी देखते हैं कि भाई बहिर्मुखी व्यक्ति है तो वो अगर समाज के साथ ज्यादा समय बिता रहा है, समाज के साथ ज्यादा रह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वह अपने अध्ययन के लिए समय ही नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए हाँ, अपनों ने देखा कि अत्यंत सामाजिकता होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मनोविनोदी ये लोग हैं, वो मनोविनोदी व्यक्तित्व वाले होंगे। क्यों? क्योंकि ये बाहर के लोगों के साथ ज्यादा रहेगा, पार्टियां चलेगी, पिकनिक चलेगी, सब बाहरी मनोविनोद इसको या बाहरी आनंद इसको ज्यादा आकर्षित करेगा। तो इसलिए बाहरी लोगों के प्रति, बाहरी उत्सवों के प्रति ये लोग बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। साथ साथ हम कह सकते हैं कि जब समाज में जा रहे हैं, समाज में नेतृत्व कर रहे हैं, तो नेतृत्व क्षमता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति का साहसी होना जरूरी है। यदि उसमें साहस है, आत्मविश्वास है, तभी व्यक्ति अन्य लोगों का नेतृत्व कर पाएगा। यदि स्वयं में ही आत्मविश्वास नहीं है, स्वयं में ही साहस का गुण नहीं है, तो वो फिर किसका जो है वो नेतृत्व कर सकता है। यदि इसके साथ अपन और बात करें तो देखिए, इनमें सामंजस्य का गुण अधिक होता है। ये लोग जहां भी जाते हैं वहां पर सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात एक तो धैर्यवादी है, एक आशावादी है, तो किसी न किसी तरीके से वहां पर एडजस्टमेंट कर ही लेंगे। तो इसलिए सामंजस्य का गुण इनमें पाया जाता है। ये लोग है वो ऐसा नहीं होता कभी भी कि भाई मुंह पर कुछ और बोल रहे हैं, बाद में कुछ और बोल रहे हैं, यानी दोगले व्यवहार वाले नहीं होते। ये लोग कैसे होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, स्पष्टतः अपनी बात को कहते हैं, अपनी बात को प्रकट करते हैं और सामने कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सामाजिकता का गुण होता है, सामाजिकता का गुण होता है, तो इसलिए इनमें इस प्रकार की क्षमता आती है। साथ साथ स्पष्टवादी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक परिस्थिति में ये किसी को कुछ भी कहेंगे और ये हमेशा लड़ते रहेंगे, नहीं, व्यवहार में कुशल है ये। और इसके लिए अपन ये भी कह सकते हैं कि ये परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना भी जानते हैं, परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना भी ये लोग जानते हैं। तो इसलिए इनका व्यवहार सदैव अनुकूल रहेगा, इसीलिए ये समाज में हमेशा आनंद का वातावरण बनाए रखेंगे। ये कभी भी विवादित स्थितियों को नहीं रहने देंगे। अब अपन बात करते हैं कि भाई बहिर्मुखी व्यक्तित्व में आते कौन कौन से लोग हैं। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व में देखिए, बाहर के वातावरण की जरूरत किसको पड़ती है, एक व्यापारी को पड़ती है। जो व्यापार करता है तो उसे अनेक लोगों से टकराना होता है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व ही व्यापारी बनता है। यदि कोई अंतर्मुखी बन भी जाए तो उसे छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस काम को कर ही नहीं पाएगा। साथ साथ इसके तहत जब मैं नेतृत्व क्षमता का विकास की बात कर रही थी, तब मैंने बताया था कि भी जो राजनेता होते हैं वो लोग इसी प्रकार के होते हैं। अर्थात राजनेता में जो नेतृत्व का गुण होता है वो ही किसके अंतर्गत जाता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत जाता है। तो व्यापारी हो गए, राजनेता हो गए, इसके साथ साथ जो वकील होते हैं, जो सबको अपन यूं कहें कि सबको खुश रखने में माहिर होते हैं और स्पष्टवादी होते हैं, यानी बोलने का उनमें गुण होता है, तो वो लोग भी किस में जाते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व में जाते हैं। तो यहाँ पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लिए अपन क्या कह सकते हैं
कि जो व्यक्ति बहिर्मुखी है वो या तो वकील बनेगा या व्यापारी बनेगा और या फिर राजनेता बनेगा। अगर इन तीनों क्षेत्रों में चला गया तो वो बहुत सफल भी होगा। तो इसी के साथ अपनों ने देखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं, जिनमें नेतृत्व का गुण होता है, ये धैर्यवादी होते हैं, अध्ययन में सामान्य होते हैं, मनोविनोदी होते हैं, साहसी होते हैं, परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना जानते हैं, स्पष्टवादी, सामंजस्य का गुण भी इनमें रहता है। तो इसी के साथ बहिर्मुखी व्यक्तित्व कंप्लीट होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अपन बात क्या करते हैं आगे? कौन से? उभयमुखी व्यक्तित्व के बारे में। तो देखिए, तीसरा जो भेद है व्यक्तित्व का वो कौन सा माना जाता है? उभयमुखी व्यक्तित्व। तो पहली बात तो मैं आपको बता देती हूं, उभयमुखी व्यक्तित्व सबसे पहली बात तो ये है उभयमुखी व्यक्तित्व के लिए कि भाई ये जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उभय और मुखी। उभय का मतलब होता है दोनों। अब दोनों का मिश्रण, अब दोनों का किसका मिश्रण भाई? अंतर्मुखी व्यक्तित्व और इसके साथ साथ बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ये जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, उनके गुण इसमें पाए जाते हैं। अर्थात जरूरत पड़ने पर एक व्यक्ति अच्छा भाषण दे सकता है, तो वो जरूरत पड़ने पर गूढ़ अध्ययन भी कर सकता है, गूढ़ अध्ययन भी कर सकता है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा भाषण दे रहा है, नेतृत्व का गुण उसमें विकसित हो जाता है, वो गूढ़ अध्ययन भी कर रहा है, तो वो किस प्रकार का व्यक्तित्व माना जाएगा? उभयमुखी व्यक्तित्व माना जाएगा। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें मान लीजिए कि जो अपने आप के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे कुछ जगह होती है जहां पर वो ज्यादा बोलते नहीं है, परंतु कहीं कहीं पर वो इतना खुलते हैं कि सब जगह महफिल बना लेते हैं, अर्थात माहौल बना देते हैं। तो इसलिए ऐसे जहां भी व्यक्तित्व दिखाई दे, जहां पर वो समय व परिस्थिति के अनुसार अंतर्मुखी भी बन सकते हैं और बहिर्मुखी भी बन सकते हैं, तो वो व्यक्तित्व कौन से कहलाएंगे? उभयमुखी। अर्थात इन दोनों के गुण जिस व्यक्ति में पाए जाएंगे वो व्यक्ति कौन सा माना जाएगा? उभयमुखी व्यक्तित्व माना जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि भाई कार्ल युंग ने दो ही भेद बताए थे, एक तो अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। इनके शिष्यों ने तीसरा भेद भी जोड़ा, उभयमुखी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हालांकि सर्वमान्य नियम में तो दो ही प्रकार के होते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दोनों से संबंधित कुछ गुण पाए जाते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो हमेशा धैर्य रखता है, हमेशा आशा बनाए रखता है, परंतु एक समय ऐसा आ जाता है जब उसे कोई चीज पसंद नहीं आती, कोई बात पसंद नहीं आती, तो वो क्रांतिकारी हो जाता है, वो उग्र हो जाता है। तो वहां पर वो किस प्रकार का माना जाएगा? उभयमुखी व्यक्तित्व माना जाएगा। तो इसलिए ये उभयमुखी जो होगा वो किसका होगा? अपन यदि इसको लिखना चाहें तो अपन ये लिख सकते हैं इस संदर्भ में कि अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों के गुण, दोनों के गुणों का मेल, अपन यूं लिख देते हैं, दोनों के गुणों का मेल ही उभयमुखी व्यक्तित्व होते हैं। अब इस वर्ग में कौन आता है? शिक्षक इसी वर्ग में आता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक एक गूढ़ अध्ययन के तहत तो बालकों के समक्ष जाता है,
क्योंकि यदि उसमें दार्शनिकता नहीं है, गुण अध्ययन का गुण नहीं है, तो उसमें ज्ञान का अर्जन नहीं होगा। वो सबसे पहले ज्ञान का अर्जन करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके बाद उसको बांटेगा। तो पहले ज्ञान अर्जित करता है तब तक वो अंतर्मुखी होता है, और बाद में जब वो उस ज्ञान को बांटता है तब वो कैसा व्यक्तित्व हो जाता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो जाता है। तो इसलिए शिक्षक को अपन किस रूप में ले जाते हैं? उभयमुखी व्यक्तित्व के रूप में ले जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे किस विद्वान ने कौन सा जो वर्गीकरण है वो किया है। देखिए यहां पर अपने को एक चीज और देखनी है, एक चीज और कौन सी? ये आप नोट लगाकर लिखेंगे। अपनों ने अभी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़ा है, तो मनोविज्ञान के अनुसार वांछित व्यक्तित्व कौन सा होगा? वांछित का मतलब होता है कि मनोविज्ञान किस प्रकार के व्यक्तित्व को चाहेगा कि भाई हाँ ऐसा व्यक्तित्व व्यक्ति का होना चाहिए। तो मनोविज्ञान वांछित व्यक्तित्व किसको मानता है? जिसके संवेग स्थिर हो, यानी मनोविज्ञान स्थिर संवेग वाले व्यक्तित्व को ही कौन सा मानता है? स्थिर संवेग वाले व्यक्तित्व को ही वांछित व्यक्तित्व मानता है। व्यक्तित्व मानता है, अर्थात वांछित व्यक्तित्व कौन सा माना जाएगा? जिसके संवेग स्थिर हो। संवेग स्थिर का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति एक छोटी सी बात को सुनकर ज्यादा भावुक हो जाता है, ज्यादा क्रोधित हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कोई ऐसी बात सुन ली, कोई अनहोनी घटना के बारे में सुन लिया तो वो बेहोशी हो जाते हैं। तो मनोविज्ञान कहता है कि वे ऐसा व्यक्तित्व को नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के संवेग स्थिर होने चाहिए, यानी व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हर एक परिस्थिति को संभाल सके, वो किसी भी प्रतिकूल घटना के प्रति ज्यादा न क्रोधित हो न ज्यादा भावुक हो। तो वो व्यक्तित्व कौन सा माना जाएगा? वांछित व्यक्तित्व। ये नोट लगाकर लिखेंगे। और उसके बाद अपन बात करते हैं अगले विद्वान की, अगले मनोवैज्ञानिक की। अगले मनोवैज्ञानिक कौन है या वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जा सकता है? तो कल्पना शक्ति के आधार पर अपन वर्गीकरण अब देखते हैं। कल्पना शक्ति के आधार पर। अब कल्पना शक्ति के आधार पर किसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो कल्पना शक्ति पर या कल्पना शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो इन्होंने व्यक्तित्व कितने प्रकार के बताए हैं? इन्होंने व्यक्तित्व 3 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? एक तो स्थूल व्यक्तित्व, स्थूल व्यक्तित्व, दूसरे सूक्ष्म व्यक्तित्व, सूक्ष्म व्यक्तित्व, और तीसरे कौन से? प्रत्यक्ष व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष व्यक्तित्व। अब ये क्या होते हैं? थॉर्नडाइक यूं कहते हैं कि भाई कुछ लोगों में कल्पना करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रौढ़ावस्था में आने के बाद भी दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। उनमें कल्पना शक्ति बहुत अधिक तीव्र होती है, वो कल्पना लोक में विचरण करते रहते हैं। अक्सर कवि या लेखक वही व्यक्ति बनता है जिसकी कल्पना शक्ति बहुत ही गूढ़ हो। तो इस आधार पर इन्होंने कहा है कि भाई कल्पना शक्ति के आधार पर या कल्पना करने की क्षमता के आधार पर भी 3 प्रकार के व्यक्तित्व माने जा सकते हैं। कौन कौन से? स्थूल। स्थूल का शाब्दिक अर्थ होता है मोटा। मोटा का मतलब हुआ कि कुछ लोग, देखिए कल्पना की क्षमता सब में ही होती है, सब में किसी न किसी मात्रा में होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब मोटी मोटी बातों के बारे में विचार कर लेते हैं कि हाँ अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसा ऐसा शायद कुछ हो सकता है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। एक होते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटी से छोटी बात का विश्लेषण कर देना, छोटे से छोटे विषय पर चिंतन करना। तो यहां पर अगर अपन देखें तो देखिए
अगर कल्पना शक्ति प्रधान व्यक्तित्व माना जाएगा या सबसे उच्च स्तर माना जाएगा कल्पना शक्ति का, वो सूक्ष्म प्रकार के लोगों में माना जाएगा। सूक्ष्म जो दृष्टि होगी, सूक्ष्म कल्पना शक्ति जिसमें होगी, वो व्यक्ति अत्यधिक कल्पना कर पाएगा। और स्थूल मोटे मोटे। और प्रत्यक्ष कौन से होते हैं? सामने कोई चीज आ गई तब तो यूं सोच लेंगे कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है, सामने किसी घटना का पता चल गया। कुछ लोग होते हैं ना कि घटना के घटित होने से पहले ही बता देते हैं कि शायद इस प्रकार का कुछ होगा। ऐसे नहीं, बाबाओं की तरह नहीं, मैं बाबाओं की बात नहीं कर रही। उन लोगों को अंदेशा हो जाता है कुछ परिस्थितियों को देखकर कि हाँ ये अगर परिस्थिति है तो ऐसा जरूर होगा, क्योंकि उनकी समझ होती है, उनकी कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। और मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने ये जो टीवी सीरियल है वो इतने ज्यादा देखे हैं कि उनके अंदर इतनी कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है कि नया टीवी सीरियल भी वो देख रहे हैं तो भी अंदाजे से बता देंगे कि इसके बाद ये होगा। तो वो व्यक्तित्व कौन से होंगे? सूक्ष्म कल्पना शक्ति प्रधान व्यक्तित्व होंगे। तो स्थूल वाले मोटी मोटी कल्पना करते हैं, सूक्ष्म वाले सबसे उच्च स्तर की कल्पना कर सकते हैं। कवि लेखक वर्ग इसी में आता है। प्रत्यक्ष जो सामने घटना दिखाई देती है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे, बाकी ज्यादा ये नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व माने जाते हैं। किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले व्यक्तित्व की। तो अगले कितने प्रकार के और कौन से व्यक्तित्व माने जाते हैं, कौन कौन से भेद माने जा सकते हैं? तो अभी अपन बात करते हैं। देखिए, अपनों ने पाश्चात्य दृष्टिकोण देखा, और पाश्चात्य दृष्टिकोण में 2 विद्वानों को तो देखा कि वो शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, एक मनोविज्ञान के आधार पर कर रहे हैं, और एक जो है वो कल्पना शक्ति के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण की। भारतीय दृष्टिकोण की, तो भारतीय दृष्टिकोण की यदि अपन बात करें तो देखिए, कपिल मुनि ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। भारतीय दृष्टिकोण में यदि अपन बात करें तो कपिल मुनि ने, और कपिल मुनि ने कौन से ग्रंथ में किया था? तो कपिल मुनि ने अपने ग्रंथ या अपनी पुस्तक, कौन सी? सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र में जो है वो व्यक्तित्व का सांख्य शास्त्र में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। अब जब कपिल मुनि ने अपने ग्रंथ किसमें? सांख्य शास्त्र में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, तो इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? यदि अपन इस पर विचार करें कि भाई व्यक्तित्व के प्रकार इनके अनुसार कितने हैं, तो इनके अनुसार भी 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो होते हैं सतोगुणी व्यक्तित्व, और एक होते हैं रजोगुणी व्यक्तित्व, और एक होते हैं तमोगुणी व्यक्तित्व। इस प्रकार से इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। कौन कौन से? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी व्यक्तित्व में यदि अपन बात करें तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सतोगुणी, सतो मतलब सत्य से शब्द बनता है। तो जो व्यक्ति सत्य में विश्वास करता हो वह व्यक्ति कैसा माना जाएगा? सतोगुणी व्यक्तित्व माना जाएगा। इस प्रकार का व्यक्तित्व है वो ईश्वर में भी विश्वास करेगा। और इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए अपन यूं कह सकते हैं कि समाज में आदर्श व्यक्तित्व ऐसा माना जाएगा। समाज में ऐसे व्यक्तित्व को अपन क्या कहेंगे? आदर्श व्यक्तित्व कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये व्यक्तित्व जो होते हैं वो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। अब सात्विक प्रवृत्ति कौन सी होती है? यदि अपन इसकी बात करें सात्विक प्रवृत्ति की,
तो जो समाज में आदर्श व मूल्य होते हैं वो सारे के सारे किस में जाते हैं? सात्विक प्रवृत्ति में जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति समाज का आदर्श है तो भी वो किस में जाएगा? सात्विक प्रवृत्ति में जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सत्य में विश्वास कर रहा है तो भी वह किस में जाएगा? इसी में सात्विक गुणों में जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अन्य गुणों की। तो अन्य में यदि अपन बात करें तो देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे तमोगुणी को। क्यों देखेंगे? क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व किस में जाते हैं? तमोगुणी में जाते हैं, तामसिक प्रवृत्ति वाले। अब यहां पर मैं एक ही लिख देती हूं, राजसिक प्रवृत्ति। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इनको फिर से समझ लेते हैं। तो कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। तो देखिए, ये जो 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, उनमें जो पहला व्यक्तित्व है सतोगुणी, जो पहला व्यक्तित्व है सतोगुणी, उसके बारे में तो अपनों ने लगभग बातें देख ली हैं। सतोगुणी में लगभग सारी बातें देख ली, और सार क्या निकला है इसका? कि सात्विक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति का मतलब जो सादा शाकाहारी भोजन करते हो, समाज के मूल्यों व आदर्शों में विश्वास करते हो, हमेशा सत्य बोलते हो, हमेशा दूसरों की सहायता करते हो, भलाई करते हो, वे लोग किस में जाएंगे? सात्विक प्रवृत्ति में जाएंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे पहले तमोगुणी की। तमोगुणी की बात क्यों करेंगे? तमोगुणी व्यक्तित्व की बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये लोग तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तामसिक प्रवृत्ति समाज के लिए हानिकारक मानी जा सकती है। यानी इसमें कौन से लोग आएंगे? इनमें आएंगे आलसी लोग। आलसी आएंगे तो इसलिए भी जो भारतीय जो शास्त्र है या जो हिंदू धर्म है वो कर्मशील बनाने के लिए अत्यधिक लिखा जाता है, यानी व्यक्तित्व के कर्मशील होने को अत्यधिक महत्व देता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भाई व्यक्ति को कर्म में निरंतर रत रहना चाहिए, उसको फल की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, सदैव कर्म करते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से यदि इस आधार पर देखें तो इसको नकारा जाता है। तामसिक प्रवृत्ति ऐसी है जिसको सदैव नकारा जाता है। इसके साथ साथ ये लोग हैं वो मौज मस्ती में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मौज मस्ती व आनंद में अधिक लगे रहते हैं। आनंद या अपन यूं कह सकते हैं कि मौज मस्ती व आनंद प्रधान व्यक्तित्व माना जाता है। मौज मस्ती व आनंद पसंद व्यक्तित्व इस प्रकार में या इस श्रेणी में जाते हैं। साथ साथ यदि अपन बात करें तो मौज मस्ती व आनंद पसंद के साथ साथ ये जो लोग होते हैं वो हमेशा सुख चाहते हैं। तो सुखवादी व्यक्तित्व किसे कहेंगे अपन? तामसिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कहेंगे। तो ये जो है वो समाज के अनुसार जिस प्रकार से ये समाज में आदर्श माने जाते हैं, इनको समाज में नकारा जाता है। तो यदि आपसे पूछ ले कि समाज में नकारे जाने वाले व्यक्तित्व कौन से होंगे तो तमोगुणी व्यक्तित्व होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन रजोगुणी की भी बात कर लेते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो रजोगुणी जो व्यक्तित्व है वो कौन से होते हैं? पहली और महत्वपूर्ण बात कि जो रजोगुणी व्यक्तित्व होते हैं वो सतोगुणी भी होते हैं और इसके साथ साथ तमोगुणी भी व्यक्तित्व होते हैं। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि सतोगुणी व तमोगुणी दोनों का योग किस में माना जाता है? रजोगुणी में। अर्थात अपन इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कर्मशील होते हैं, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि ये सामाजिक लोग होते हैं। यानी जहां पर ये स्वार्थ
बिल्कुल नहीं चाहता, ये स्वार्थी ही होता है। तो ये कुछ जगहों पर तो अपने स्वार्थों का त्याग करते हैं, परंतु कुछ जगहों पर अपने स्वार्थों की पूर्ति भी चाहते हैं। तो इसलिए अपन कहते हैं कि सामाजिक व्यक्तित्व है। अब एक व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज में रहते हुए वह अपने परिवार का अपना पूरा पालन पोषण करता है। तो पालन पोषण करने के लिए कहीं कहीं उसे आदर्शों को अपनाना होता है, जबकि कुछ जगह पर ऐसे होता है, कुछ स्थितियां ऐसी होती है, कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर वह अपने आदर्शों और मूल्यों को त्याग करके अपने हितों की बारे में भी सोचने लगता है। तो यहाँ पर अपनों ने पढ़ा कि भी भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र में व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। यहाँ पर भारतीय दृष्टिकोण में जो कपिल मुनि का वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद ये तो थे जो वर्गीकरण है वो प्राचीन वर्गीकरण है। और पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज अपनों ने किस किस को पढ़ा। तो आज अपनों ने सबसे पहले कार्ल युंग को पढ़ा, उसके बाद अपनों ने थॉर्नडाइक को पढ़ा, थॉर्नडाइक के बाद अपनों ने कपिल मुनि के वर्गीकरण को पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के क्लास में सबसे महत्वपूर्ण है भी कार्ल युंग का। तो आज की क्लास में जो भी पढ़ा उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।